आ जाइए सभी। सभी कनेक्ट हो जाइए। जल्दी जल्दी सभी कनेक्ट हो जाइए। आज हम करंट जीके और स्टैटिक जीके पर बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दें। रवि, राहुल, बत्ती लाल मीणा, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, शानदार। जो भी जुड़े हुए हैं सभी अपनी उपस्थिति बताएं। मुझे पता लगे कि कौन कौन इसके अंदर सीरियस है, कौन कौन नहीं है, पता लगना चाहिए। भावना, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप अपने जीवन में कामयाब होइए, अपने लक्ष्य को पूरा करें, बैलेंस ऑफ माइंड आपका बनाया जाए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपने। आज महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूं करंट और स्टैटिक जीके पर। और ऐसी खबरें हैं जो पहले भी एग्जाम में आ चुकी है और अब उनके आने की प्रबल संभावनाएं हैं। मेरी बात को समझ गए होंगे। तो जहां मैं आपको यह बताऊं कि ये क्वेश्चन आ चुका है तो आपके एग्जाम की दृष्टि से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और ध्यान रखें, चाहे मैं राजस्थान की बात करूं, चाहे मैं इंडिया लेवल की बात करूं, उसका संबंध कहीं ना कहीं आपके हर एग्जाम के साथ होगा। ऐसा बिल्कुल ना करें कि जहां मैं राजस्थान नाम ले लूं तो जो एसएससी, रेलवे, आईएएस, आरएस, आईएएस की जो तैयारी करते हैं वो सोचे कि ये हमारे कम आएगा। ऐसा ना सोचें, क्योंकि मैं आज इसी तरीके का टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। तो मैं जो बात करने जा रहा हूं वो फिलहाल थोड़ा सा समय मैं आपको राजस्थान जो एसआई भर्ती परीक्षा हुई है 2026 उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि कई स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं। हालांकि मैंने इससे संबंधित यूट्यूब पर डाल दिया था, लेकिन फिर भी देर रात तक स्टूडेंट के मैसेज भी आए। पता नहीं क्यों ध्यान नहीं रखते हैं, समझ से बाहर है ये। और ऐप में ये मैं बताने जा रहा हूं आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। यूट्यूब पे मैंने वैसे डाल दिया था, जनरली है 2-3 मिनट की बात करेंगे। आप जानते हो कि राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2026 इसका आयोजन हुआ है 5 से 6 अप्रैल 2026 को 2 पारियों में। अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, आपके पास इसका कलेक्शन होना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन आए हैं, इंडिया लेवल के भी आए हैं, राजस्थान लेवल के भी आए हैं। आजकल हर बच्चा जो राजस्थान में रहता है वो राजस्थान के एग्जाम की भी तैयारी करता है और इंडिया लेवल की भी करता है। हिंदी और जीके जीएस के 2 पेपर होते हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें यह होता है कि हिंदी में 36% लेना आवश्यक होता है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जीके जीएस में भी 36% लेना आवश्यक होता है। मिनिमम मार्क्स होते हैं चाहे कोई भी हो। और ओवरऑल 40% आपको लेने होते हैं। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी को कुछ छूट है, वो अलग बात है। 1000+ अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल हुए थे। सॉरी, अभ्यर्थी जो थे वो 7 लाख+ थे, जो पोस्ट है वो 1000+ है। इसकी यदि कट ऑफ के बारे में मैं आपको बात करूं, मतलब कौन फिजिकल करेगा, यदि वो स्टूडेंट, जैसे मैं यदि हिंदी की बात करूं, हिंदी में यदि उसके 70 क्वेश्चन सही है, ध्यान रखिए मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 70 क्वेश्चन सही है, +- 2 का कर सकते हो, तो वो फिजिकल की तैयारी करें। जीके जीएस में 42 +- 2, मतलब 42 क्वेश्चन यदि आपके सही है तो सेफ जोन में है। लेकिन यहां मैं फिर भी अपनी तरफ से आपको ये आगाह करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी एक लहर भी चल रही है और आपको ध्यान भी रखना है। मैं चाहूंगा कि जो स्टूडेंट, चाहे उसने 36% ले लिए हैं, पासिंग मार्क ले लिए हैं जीके के अंदर, क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं जो कि 36% भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और पेपर का स्तर कुछ ऐसा था भी कि नहीं भी कर पा रहे हैं। नो डाउट ये सही है ये।
उसमें आपको मैं यही कहना चाहूंगा, यदि जो पास भी हो रहा है, अपने फिजिकल की तैयारी करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिजिकल की जो तैयारी होती है, वैसे तो देखिए आपको कोई नुकसान तो देती नहीं है भाई। यदि आपने दौड़ लगा ली तो ये तो है नहीं कि उसका मातम बनाने बैठ जाओगे। आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, और ये जो तैयारी होती है ये एक समय की मांग करती है। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिजिकल की डेट घोषित होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके सामने पहाड़ खड़ा हो गया। इसलिए अपनी तैयारी यहीं से स्टार्ट करें। कल को आपका कांस्टेबल का एग्जाम होता है या अन्य कोई ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें कि आपके फिजिकल की डिमांड होती है, तो फिर उसमें ये लाभदायक साबित होगा। और कुछ अपनी बॉडी को थोड़ा सा फिट एंड फाइन रखो, ये भी जरूरी है। खैर, मैंने आपको ये बता दिया है, आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले लें। अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वो एक केंद्रीय कैबिनेट जो है उसने राजस्थान के संबंध में कुछ घोषणाएं की है, उन पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। केंद्रीय कैबिनेट मतलब केंद्र सरकार। ये जो कैबिनेट होती है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार इसे ही कहते हैं। और इसमें क्या होता है, सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है कि जो मंत्री होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, और उप मंत्री होते हैं। एक स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी होते हैं, उनका अपना एक अलग रूप होता है। वो मंत्री परिषद होती है जिसमें ये सारे मंत्री होते हैं। लेकिन इनमें से जो मैंने अपर लेवल के जो बताए कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री कैबिनेट के अंदर होते हैं, मंत्रिमंडल जिसको बोलते हैं। इन्होंने डिसीजन लिया है। हाँ, एक बात और है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तभी आप अखबार में पढ़ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को 2 नई सौगात दी। ये पढ़ रहे होंगे आप। उसका कारण यही है। फिर जब अंदर पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि केंद्रीय कैबिनेट ने ये घोषणा की है की। समझ में आई बात सारी? तो ये है, राजस्थान को दिया है इसमें। अब ये सेंट्रल लेवल का, ये ध्यान रखना। ये इसमें एक तो पंचभद्रा रिफाइनरी में 26% से ज्यादा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनेंगे। 26% से ज्यादा। ये एक ऐसी रिफाइनरी है जिसमें पेट्रोलियम से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं वो बनेंगे, और 26% से ज्यादा है। ध्यान रखें ये। इसी कारण से इसको क्या नाम दिया गया, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। समझ में आई बात सारी? अब देखिए, वर्तमान में जो आपके एग्जाम होते हैं उनमें आपको इन चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये 26%, इस पर एग्जामिनर क्या है, थोड़ी अंदरूनी बात आपसे पूछने लग गया है। इसकी झलक आप राजस्थान एसआई के पेपर में देख भी सकते हो। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनेंगे और इनकी जो लागत आएगी ये आएगी 79,459 करोड़। आप मोटे तौर पर कह सकते हो, याद रखने के लिए, लगभग 80,000 करोड़। लगभग 80,000 करोड़ ये लागत भी आपको याद रखनी है। वे इतनी लागत आएगी ये। अब देखिए, हमें जो जानकारी लेनी है पंचभद्रा रिफाइनरी। पंचभद्रा रिफाइनरी की यदि मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो पंचभद्रा रिफाइनरी है ये है कहां पर। है कहां पर? ये पंचभद्रा के अंदर है। इसको पंचभद्रा भी बोलते हैं, पंचभद्रा भी बोल देते हैं। कभी पंचभद्रा झील का नाम सुना होगा, वो इसी नाम पर है। ध्यान रखें, ये पहले बाड़मेर में आती थी, अब बालोतरा में आती है। आप जानते हो कि राजस्थान में बालोतरा को नया जिला बनाया गया है और नए जिले के तहत ये बालोतरा में आती है। ये ध्यान रखना, पहले बाड़मेर में आती थी। समझ में आई बात सारी? अब यहां पर इन्होंने जो कहा है कि क्या सिस्टम है, अभी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल 2026 को पंचभद्रा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे, और कई अखबारों में आ रहा है राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
फिर 2018 में क्या हुआ था उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, रिफाइनरी है तो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से संबंधित है, मतलब पेट्रोलियम पदार्थों को रिफाइन करना। कच्चा तेल होगा, क्रूड ऑयल होगा, और उससे हम तेल निकालेंगे, इसके साथ साथ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर? अब इसका जो ऑफिशियल नेम है पंचभद्रा रिफाइनरी का, ये ऑफिशियल नेम आपको ध्यान रखना है। ऑफिशियल नेम है इसका HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। इसका नाम ये है, ध्यान रखना, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका नाम तो आपने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL का पूरा नाम होता है, जानते हो। अब देखिए इसकी हिस्सेदारी कितनी है। हिस्सेदारी मतलब कौन मिलकर बना रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट और HPCL है, ये ध्यान रखना। हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट का ये इसी की तहत आती है ये HPCL। इसका जो हिस्सा है ये है 74%, और राजस्थान सरकार इसका जो हिस्सा है ये है 26%। ये आपके एग्जाम में आ चुका है। अक्सर आपने क्या देखा होता है, 75-25। आपके एग्जाम में पुराने पेपर देख लेना, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पंचभद्रा रिफाइनरी है उसमें किसकी हिस्सेदारी है। एक तो क्वेश्चन ये आया किसकी हिस्सेदारी है, तो उसमें ऑप्शन में क्या था, उसमें ऑप्शन में था HPCL और केंद्र सरकार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था HPCL और राजस्थान सरकार। इस तरीके से ऑप्शन आए थे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आया हुआ है, और ये 74% और 26% ये भी आया हुआ है। पंचभद्रा रिफाइनरी में HPCL और राजस्थान सरकार की कितनी हिस्सेदारी है, एक आया 75%, 25%, 50%, 50%। क्लियर? और फिर आया आपका ये 74% और 26%, ऐसे आया हुआ है। फिर था 51%, 49%। इस तरीके से आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको याद रख लेना, ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पहले आ चुका है और अब आने की इसकी गुंजाइश ज्यादा बन गई है। क्यों बन गई है? इसका जो शिलान्यास किया था, शिलान्यास करने का क्या मतलब होता है, शिलान्यास करने का मतलब होता है नींव कब रखी गई थी। अपना घर बनाते हैं तो पहली ईंट रखते हैं ना, उसको शिलान्यास बोलते हैं। समझ में आई ना? वो शिलान्यास कब किया गया था? 16 जनवरी 2018 को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना? ये क्या है, भारत की पहली ऐसी रिफाइनरी है जो BS मानकों के ईंधन का इस्तेमाल करेगी। BS मानकों का, BS कौन सा, BS4, ध्यान रखना, BS4 मानक का इस्तेमाल करेगी। BS4 आजकल जो इंजन चलते हैं ना, कौन से इंजन का, BS4 मान उनका। तो एक तरीके से क्या हो गई, ये इको फ्रेंडली हो गई है, इको फ्रेंडली रिफाइनरी है, भारत की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी है ये। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जो आप देख रहे हो BS4, इसमें आपको BS का नाम पता होना चाहिए, BS का पूरा नाम पता होना चाहिए। कोई बता सकता है BS का पूरा नाम? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, BS का पूरा नाम बताओ, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, ताकि मुझे भी पता लगे आप कितने अलर्ट हो। जल्दी जल्दी बताइए। देखते हैं कितनों के आंसर आए हैं, जल्दी जल्दी बताइए। BS का पूरा नाम, भारत स्टैंडर्ड। अच्छा प्रयास है। बताइए, अलर्टनेस दिखाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए जी, कोई बात नहीं, समय खराब नहीं करेंगे। ध्यान रखना, मैंने पहले भी ये बताया हुआ है, इसको गड़बड़ी मत कर देना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका पूरा नाम है भारत स्टेज,
ध्यान रखना, स्टैंडर्ड नहीं है, स्टेज है, भारत स्टेज। इस प्रकार के ईंधन का हम इस्तेमाल करते हैं। आजकल गाड़ियां जो चलती है वो इसी की चल रही है। समझ में आई बात सारी? तो ध्यान रखना है आपने, ये बातें क्लियर होगी। तो इसका शिलान्यास 16 जनवरी 2018 को किया गया था। एक चीज और, इसको टिक करो, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये उस टाइम आया था जब इसका शिलान्यास किया गया था। 2018-2019 के आसपास के पेपर देखना, उसमें मिलेगा आपको कि पंचभद्रा रिफाइनरी की क्षमता कितनी है। तो उसकी क्षमता है 9 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर, प्रतिवर्ष 9 मिलियन। अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए, 9 मिलियन। और इसमें 26% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनेंगे और इसमें लगभग 80,000 करोड़ रुपए की लागत है। ये लागत है, पुराने पेपर देखोगे उसके अंदर मिला, एक आया हुआ क्वेश्चन है, पंचभद्रा रिफाइनरी से संबंधित कौन सा सही नहीं है। ऐसे कथन सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको बिल्कुल भी आप नजरअंदाज ना करें। तो मैंने आपको जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताई है वो इसकी हिस्सेदारी है। मैं कभी भी क्लास में पूछ सकता हूं आपसे, ध्यान रखना, इसलिए इसमें गड़बड़ी मत कर देना। तो एचपीसीएल की हिस्सेदारी है 74%, राजस्थान सरकार की है 26%। और एक चीज और ध्यान रखना, ये इतनी लागत से बनेगी, इसका शिलान्यास हो गया और इससे 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आजकल थोड़ा सा आपको इन पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा चलते चलते। कई बार क्या है, आजकल एग्जामिनर, आप समझ रहे हो, थोड़ा अलग हो गया। 25,000 लोगों को रोजगार, ये तो डायरेक्ट मिलेगा। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो अलग चीज हो जाएगी सारी। क्लियर होगी बात सारी? ये तो ये है सारी बात। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है, एचपीसीएल राजस्थान सरकार की है। अब आप देखिए, अब इसका शिलान्यास यहां हो गया और इसका जो उद्घाटन होगा, उद्घाटन, इनोग्रेशन, मतलब राष्ट्र को समर्पित कब करेंगे, ये अभी जो डेट बताई जा रही है वो है 21 अप्रैल 2026 को। अब देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। जो भी है, उद्घाटन 21 अप्रैल 2026 को करेंगे। समझ में आई बात सारी? आज से लगभग 10 दिन बाद करेंगे। तो ये अब 22 अप्रैल के अखबार, यदि इनके उद्घाटन हो जाता है 21 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल के अखबार में आएगा ये। और वहां जो बातें होगी फिर आपके लिए वैल्यू एडेड आ जाएगा। और भी कुछ हो सकता है, कोई नई बात आ जाए, हो सकता है कुछ अपडेट आ जाए, हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए, हो सकता है कुछ नई घोषणाएं हो जाए, वो भविष्य के गर्भ में है। तो आपको इस रूप में इसको देखना है। समझ में आई बात सारी? तो राजस्थान सरकार को, राजस्थान को केंद्रीय कैबिनेट ने 2 सौगातें दी है। एक तो ये पंचभद्रा रिफाइनरी से 26% का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। एक जयपुर मेट्रो का विस्तार किया गया है। जयपुर मेट्रो पे मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं, पहले क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? 2 क्वेश्चन पहले से बने हुए हैं। ठीक है ना? 2 क्वेश्चन पहले से बने हुए हैं। एक को जयपुर मेट्रो आप समझते ही हो, जयपुर मेट्रो है, मेट्रो प्रणाली है ये। एक तो इसमें जो पैसा लगा रहा है, ठीक है ना, मतलब इसको वित्तीय सहायता किससे मिल रही है, इसको फाइनेंस कौन दे रहा है, वित्तीय सहायता कौन बताएगा? जयपुर मेट्रो किसकी वित्तीय सहायता के द्वारा बनाई गई या बनाई जा रही है? कौन इसको फाइनेंस कर रहा है? जैसे आप अपना घर बनाते हो तो बैंक से लोन लेते हो, आपको तो फाइनेंस किसने दिया? बैंक ने दिया। इसको कौन दे रहा है? ये आया हुआ है, ध्यान रखें। ये जल्दी जल्दी मुझे बताओ। बताइए।
जयपुर मेट्रो। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना, इसको जो वित्तीय सहायता दे रहा है ये है एडीबी, एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये दे रहा है वित्तीय सहायता, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये आपके एग्जाम में आ चुका है, आ चुका है। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मतलब एशिया और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जो देश है उनको ये वित्तीय सहायता देता है, उनको ये वित्तीय सहायता देता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दिसंबर 1966 में। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है हेड ऑफिस, इसका हेड ऑफिस बहुत बार पूछा जाता है। इसका जो हेड ऑफिस है ये है मनीला, फिलीपींस। मनीला फिलीपींस इसका हेड ऑफिस है। इसको बिल्कुल भी आप नजरअंदाज मत करें, ध्यान रखें, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है आपने। मनीला फिलीपींस इसका हेड ऑफिस है। और इसके अंदर जो सदस्य देश है, मेंबर जो है, ये 66 में इसकी स्थापना हुई थी और 67 इसके मेंबर है। भारत भी इसका सदस्य है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्टैटिक जीके होता है इसके अंदर। इसका हेड ऑफिस बहुत बार पूछते हैं, बहुत बार, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, बहुत बार पूछते हैं, ध्यान रखें ये चीजें। और मैंने एक्स्ट्रा ये बता दिया। अब देखिए, इस जयपुर के दो फेज है, एक फेज फर्स्ट है, फेज सेकंड है। ध्यान से पढ़ना इसको, इस पे जरूर आएगा क्वेश्चन। देखिए, पिंक लाइन और ऑरेंज लाइन, दो नाम, यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो यही ध्यान रख लेना। पिंक लाइन और ऑरेंज लाइन, ये जो फेज फर्स्ट है इसको पिंक लाइन बोलते हैं, और जो फेज सेकंड है इसको ऑरेंज लाइन बोलते हैं। ये बात दिमाग में दर्ज होनी चाहिए। जो फेज फर्स्ट है जिसको हम पिंक लाइन बोलते हैं वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूर्वी उत्तरी, सॉरी पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर है ये, क्लियर। और जो ये फेज सेकंड है इसको ऑरेंज लाइन कहते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना, नहीं तो आधा तो यहीं फंसा देगा आपको। अब ये जो फेज फर्स्ट है जिसको हम पिंक लाइन कहते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, इसके 4 भाग हैं। फेज फर्स्ट के 4 भाग हैं, ए बी सी डी। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट डी, ए बी सी डी, ठीक है ना, 4 पार्ट है। पहला जो फर्स्ट ए है वो है मानसरोवर से चांदपोल, क्लियर। और फर्स्ट बी जो है ये चांदपोल से बड़ी चौपड़ है, चांदपोल से बड़ी चौपड़ है। ये दोनों चल रहे हैं, ध्यान रखना। और ये जो फर्स्ट बी है ये अंडरग्राउंड है, ये भूमिगत है। इसके अंदर वो भूमिगत नहीं है, वो एलिवेटेड है। 2 प्रकार के रूप होते हैं, एक एलिवेटेड होता है, ऊपर ऊपर चलता है, समझते हो आप, और एक होता है अंडरग्राउंड, भूमिगत। तो इसमें जो एलिवेटेड तो ये है, और भूमिगत ये है। ये जो दोनों है, बड़ी चौपड़ से फर्स्ट सी, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, फर्स्ट डी मानसरोवर से अजमेर रोड, ठीक है ना। आप देख भी रहे हो, बन रहा है ना, काम चल रहा है यहां पर, मानसरोवर से अजमेर रोड की तरफ जब आप देखते हो तो काम चल रहा है यहां पर। तो बड़ी चौपड़ ये अभी चल रहा है, ये दोनों अभी बने नहीं है, मतलब ये प्रोसेसिंग में है। ये क्लियर होगी बात सारी। ये अंदरूनी बात आपको पता होनी चाहिए, विशेष रूप से पिंक लाइन, ऑरेंज लाइन, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर, ये ध्यान होना चाहिए, ये चल रहे हैं। और ये थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें एलिवेटेड और भूमिगत के बारे में। अब बताइए, अब इसके आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि
फेज फर्स्ट चालू कब हुआ था, ठीक है ना, ये तो मैं बोल रहा हूं। आपके एग्जाम में ये पूछा गया है जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी, आया हुआ है ये, तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। जयपुर मेट्रो की शुरुआत हुई थी 3 जून 2015 को, ये डेट ये आपके एग्जाम में आया हुआ है 3 जून 2015। ठीक है, अब तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं मेरी नजर के अंदर जो आए हुए हैं वो ये दो आए हुए हैं। एक तो जयपुर मेट्रो किसकी वित्तीय सहायता से बनाई गई है, तो एडीबी। जयपुर मेट्रो का प्रारंभ कब हुआ था, शुरुआत कब हुई थी, 3 जून 2015 को। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे, क्लियर, ये ध्यान रखना। अब फेज सेकंड, अब इसमें क्या है, ये घोषणा की है केंद्रीय कैबिनेट ने, ये वाली घोषणा की है कि अब फेज सेकंड का काम चालू करेंगे। इसके लिए पैसा दिया है केंद्रीय कैबिनेट ने, मंजूरी दे दी है इसको। इसको ऑरेंज लाइन कहा गया है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जयपुर का सबसे लंबा रूट होगा। अब ये जो यहां डाटा लिखे हुए हैं, लंबाई 41 किलोमीटर है, स्टेशन 36 है, जिसमें से 34 एलिवेटेड होंगे, 2 भूमिगत होंगे, लागत जो है 13,038 करोड़, आप नॉर्मल 13,000 करोड़ के आसपास इसको याद रख लीजिए। लक्ष्य सितंबर 2031। और ये वैसे देखो ऐसा बोला जा रहा है सीतापुरा से विद्याधर नगर, आपके आर्थिक समीक्षा में भी लिखा हुआ है, लेकिन अंदरूनी रूप से जब आप देखोगे तो प्रहलादपुरा साउथ से टोडी रोड नॉर्थ, ठीक है ना, ये जयपुर के नॉर्थ में पड़ता है, ये साउथ, यहां पर ये आपके जो एयरपोर्ट वगैरह ये सब आ जाएंगे, यहां से ये चलेगा। ये पूरे जो डाटा है, चाहे वो 41 किलोमीटर हो, चाहे वो 36 स्टेशन हो, कितने स्टेशन है, लागत हो, कब तक इसे पूरा किया जाएगा, टारगेट क्या है, ये सब आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आधार बनाकर पुराने क्वेश्चन पूछ लेगा। वित्तीय सहायता कौन दे रहा है, तो वित्तीय सहायता सेंट्रल गवर्नमेंट मत कर देना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए लोन लिया है, और ये लोन लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। समझ में आई बात सारी ये, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। तो आज तक की मैंने ये डिटेल बता दी है आपको, कल के न्यूज़पेपर में शायद ये बात थी। समझ में आई बात सारी, ये आपके नोट्स में ऐड हो जाना चाहिए बढ़िया तरीके से। जहां मैंने आपको परिवहन कराता हूं व जयपुर मेट्रो के बारे में बताता हूं, तो वहां पर अब आप इसको वैल्यू एडेड करना पड़ेगा, जो भी बच्चे कर चुके हैं वो। समझ में आई। पंचभद्रा रिफाइनरी भी आपको कराई जाती है। राजस्थान इकोनॉमिक्स के अंदर आपको सारा लिखाया हुआ है, 74, 26 ये सब लिखाया हुआ है, इको फ्रेंडली सब लिखाया हुआ है, आप देख सकते हो। बस उसके अंदर अब आपको क्या जोड़ना है, उसके अंदर आपको ये जोड़ना है कि 26% पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनेंगे, और इसका जो उद्घाटन होगा, इनोग्रेशन जो होगा, राष्ट्र को जो समर्पित होगा, वो 21 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आज तक की डिटेल बस इतना सा आपने उसमें ऐड करना है और आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ये समझ में आई बात सारी। चलिए जी, ये हो गई सारी बात। आइए अब मैं एक नया मुद्दा लेकर आया हूं। ये जो नया मुद्दा है, जस्टिस यशवंत वर्मा, आज के न्यूज़पेपर में आज इसको आप पढ़ोगे। आज का न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो ऊपरी ऊपर आपको हेडलाइन मिलेगी, मेन पृष्ठ पर हेडलाइन मिलेगी कि जस्टिस वर्मा ने अपना इस्तीफा दिया। इस तरीके से थोड़ा सा समझना इन चीजों को। मैं एक बार आपके कमेंट देख लेता हूं। लिखने दो सर। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो मैं दे रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिख रहे हो, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, साथ में थोड़ा समझ लो वो भी, चलो आप अपने हिसाब से अपनी जो भी आपकी एक्टिवनेस है उसके आधार पर आप लिख भी सकते हो, लेकिन छूट भी जाए तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, ये आपको ऐप पर भी मिलेगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मैं अभी डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो, सेम लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, टेंशन मत रखो किसी चीज की। तो जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दिया।
ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आप जानते हो, सबसे ज्यादा न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। ये इसका स्टैटिक जीके है। सबसे ज्यादा न्यायाधीश वाला हाई कोर्ट, ठीक है। जांच कमेटी का सामना करने से पहले जिसके अध्यक्ष जस्टिस अरविंद कुमार थे, ये मैं इस पर अभी नहीं जा रहा हूं, मैं आपको यहां लेकर आऊंगा। पहले मैं इनकी बात बता दूं, क्या इनका सिस्टम है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन कभी ये दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे। मतलब जब ये दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे तो इनके घर में छापा पड़ा तो जले हुए नोट मिले। इन्होंने क्या किया था, जो कैश था वो जला दिया, जले हुए नोट मिले। तभी आप अखबार में ऊपरी ऊपर देखोगे, बर्निंग कैश मामले में, बर्निंग कैश मामले में ये पढ़ोगे आप। कैश जो था, नोट थे, इन्होंने अपने घर में जला दिए थे। बहुत सारा कैश था, करोड़ों में था, वो जला दिया था भाई किसी के हाथ ना लग जाए, मेरा नाम ना आ जाए, क्योंकि ये तो कमा लेते हैं। इनका क्या है, कमा तो क्या लेते हैं, कमाना शब्द मैंने गलत बोल दिया, चोरी कर लेते हैं। तो चोरी के कुछ पैसे थे, चोरी बोलेंगे उसको। भाई आप देखिए, कोई भी 2 नंबर का काम करता है, रिश्वत लेता है, तो उसकी एक तो पत्नी होती है और उसके माता पिता होते हैं। वो ही बोलते हैं ये इतना कमा लेते हैं, ये इसकी ऊपर की कमाई है। वास्तव में कमाई नहीं होती है, चोरी होती है, उसको चोरी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये रिश्वत कभी कमाई नहीं होती है, उसको चोरी बोले। आप कहते हैं ना कि आपने चोरी की है, तो वो गलत नहीं बोल रहे हो आप। उसको आप कहो, वो कहे कि आपने मुझे चोरी का कैसे कहा, आप उसको कहो कि तो आप सिद्ध करो कि आपकी कमाई है ये तो चोरी हुई ना। सरकार ने आपको 1 करोड़ रुपए दिए, भाई ये काम करवा दो, आपको इशू कर दिए। आपने उसमें से 20 लाख रुपए अपने पास रख लिए और 80 लाख का काम करवा दिया। तो आपने 20 लाख कमाए हैं या चोरी किए हैं, आप बताइए। तो ये सिस्टम ऐसे होता है। आप उसको कभी ये नहीं कह सकते कि आपने इसको कमाई की है। ये अपने माता पिता है या आपकी पत्नी है, वो ही कह सकती है कि ये कमाते हैं, इतनी कमाई है। वास्तव में वो चोरी है। आप एक बार एनालाइज करके देख लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। चोरी होती है। आप ऐसे कहा करो, आपने 20 लाख की चोरी की है, ये चोरी के पैसे हैं। क्लियर। तो बर्निंग केस के मामले में अब देखिए, यहां पर देखिए होता क्या है। न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया होती है। पद से हटाने की प्रक्रिया होती है एक, ठीक है ना। प्रोसेस होता है न्यायाधीश को हटाने के लिए। ध्यान रखना, ये जो प्रक्रिया होती है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए होती है। उनके लिए होती है, जिला कोर्ट के लिए नहीं होती है। और इसका जो संविधान में उल्लेख है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहां लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका आर्टिकल 124(4) के अंदर। ये आर्टिकल आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले भी आ चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आ चुका है। अब आप अखबारों में पढ़ रहे हो, महाभियोग पढ़ लोगे आज के अखबार में,
महाभियोग से पहले ही इस्तीफा दे दिया। बोलचाल में, अखबारों में, सोशल मीडिया में, एक दूसरे को बताने में हम महाभियोग इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान ये कहता है कि महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है, केवल राष्ट्रपति के लिए। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है और किसी के लिए नहीं। जो भी है, प्रक्रिया क्या है इसको ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, न्यायाधीश को हटाने से संबंधित एक प्रपोजल तैयार किया जाता है। प्रपोजल रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ जस्टिस, रिमूवल ऑफ जस्टिस, इसको रिमूव करने से संबंधित एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है। क्लियर? अब ये पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। दोनों सदनों में से कोई भी सदन पेश कर सकता है। ये जो इसमें जो प्रस्ताव होता है, आपको ध्यान रखना है, ये दोनों सदनों में से, जो दो हाउसेज होते हैं परे, सदनों में से कोई भी पेश कर सकता है। ध्यान रखना, लोकसभा भी, राज्यसभा भी, ये भी पेश कर सकती है। तो ये सबसे पहले क्या होता है, एक सदन में जाता है, एक सदन। अब ये एक सदन कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। समझ में आई बात सारी? लोकसभा भी हो सकती है, राज्यसभा भी हो सकती है। अब ये एक सदन क्या करता है, ये एक तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त महाभियोग पत्र, मैं यहां पर महाभियोग पत्र, इंपीचमेंट लेटर लिख रहा हूं। हालांकि मैंने क्लियर कर दिया है कि इंपीचमेंट शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है। महाभियोग पत्र के द्वारा न्यायाधीश को 14 दिन पहले लिखित सूचना देता है, उसको लिखित सूचना देता है ये सदन कि हम आप पर महाभियोग लेकर आ रहे हैं, हम आप पर महाभियोग चलाएंगे। ये वो सूचना देता है आपको। अभी बताता हूं, क्लियर होगी बात सारी? सूचना देता है। और ये क्या करता है, एक जांच कमेटी बनाता है जिसमें न्यायाधीश को बुलाया जाता है। इसमें क्या होते हैं, 3 न्यायाधीश होते हैं, ध्यान रखना। वो कोई भी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट की भी हो सकते हैं, कानून का ज्ञाता व्यक्ति भी होते हैं। मतलब इस जांच कमेटी में 3 सदस्य होते हैं। समझ में आई बात सारी? अब ये जो जांच कमेटी बनाता है, ये सदन बनाता है। तो इनके लिए जांच कमेटी जो बनाई गई थी, समझ गए? ठीक है ना? इस जांच कमेटी, ये जो जांच कमेटी बनाई थी, ये लोकसभा के द्वारा बनाई गई थी। वहां तो मुझे देखिए एक सदन लिखना पड़ा, क्योंकि मैं वहां प्रक्रिया बता रहा हूं। तो लोकसभा ने इन पर महाभियोग का प्रस्ताव पेश करने के लिए एक प्रस्ताव लिया। उस प्रस्ताव के संबंध में इन्होंने एक जांच कमेटी बनाई। जस्टिस यशवंत वर्मा को इन्होंने 14 दिन पहले लिखित सूचना दी कि भाई आप पर हम महाभियोग चला रहे हैं, और कमेटी गठित की। और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस अरविंद कुमार। लेकिन इन्होंने इस कमेटी के सामने जाने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना? ये देख लो, जांच कमेटी का सामना करने से पहले इस्तीफा दिया। समझ में आ गई? तो इनका खेल तो यहीं खत्म हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मतलब राष्ट्रपति को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब यहां थोड़ी प्रक्रिया और बता देता हूं। उसके बाद ये जांच कमेटी जांच करती है, और यदि ये कह दे कि न्यायाधीश ने कोई गलत काम नहीं किया है,
तो फिर उस पर क्या होता है, यदि गलत काम नहीं किया है तो रुक जाती है, और यदि ये कहे कि इस पर महाभियोग प्रारंभ किया जाए तो क्या होता है। चले आइए, जांच कमेटी के नीचे लिखो, जांच कमेटी महाभियोग प्रारंभ करने की सिफारिश करती है कि इस पर महाभियोग चलाया जाए, इन्होंने कुछ किया है, गड़बड़ी की है। तो फिर सदन में मतदान होता है। कौन से सदन में मतदान होगा? उस सदन में मतदान होगा जिसने इसे स्टार्ट किया है। अब ये कोई भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकती है, राज्यसभा भी हो सकती है, ध्यान रखना, लोकसभा राज्यसभा कोई भी हो सकती है। ये जैसे जस्टिस ये जो वर्मा है, इनके संबंध में कौन सी है? लोकसभा। समझ में आई? लोकसभा है इनके संबंध में। फिर सदन में मतदान होता है, और यदि सदन में मतदान होता है और यदि इसे 2/3 बहुमत से ये पारित करता है तो फिर दूसरे सदन में जाता है। मतलब यदि लोकसभा ने यदि पारित किया है तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा ने पारित किया तो लोकसभा में जाएगा। अब यदि ये भी इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो फिर ये राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति साइन कर देता है, तो फिर न्यायाधीश को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, होगी बात सारी। आइए अब आगे की बात बताता हूं आपको। अब तक के न्यायाधीश जिन पर महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की गई, मैं क्या लिख रहा हूं? अब तक के न्यायाधीश जिन पर महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की गई, स्टार्ट की गई। मैं ये नहीं कह रहा कि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाए कितने गए, ध्यान रखना ये बात, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है वी रामास्वामी। वी रामास्वामी, ये 1993 का मामला है। 1993 का मामला है ये कौन थे? ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इन पर किन्होंने प्रस्ताव पेश किया था? प्रस्ताव पेश किसने किया था? लोकसभा ने। ठीक है ना? जैसे अभी जस्टिस वर्मा पर किसने प्रस्ताव पेश किया है? लोकसभा ने। समझ में आई बात सारी? लोकसभा ने प्रस्ताव पेश किया, इन पर भी लोकसभा ने पेश किया था। ठीक है ना? आइए, तो यहां पर क्या हुआ, लोकसभा में इन्होंने प्रस्ताव पेश किया, जांच कमेटी भी इनके खिलाफ गठित की गई। जांच कमेटी ने कहा कि इन पर महाभियोग चलाया जाए। ठीक है ना? तो लोकसभा में मतदान हुआ, ये देखिए यहां सदन में मतदान हुआ भी, इसने पेश किया था, लेकिन यहां पर लोकसभा 2/3 बहुमत से पारित नहीं कर पाई थी। प्रस्ताव पेश किया, लेकिन लोकसभा में यह 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाया। अब पारित नहीं हो पाया, इसका मतलब हटेगा क्या? नहीं हटेंगे ये। समझे ना? कैसे हटेंगे? पारित ही नहीं हुआ। यदि पारित होता तो फिर दूसरे सदन में जाता, दूसरा सदन इसे पारित करता, फिर राष्ट्रपति के पास जाता, राष्ट्रपति साइन करता, उसके बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन जांच कमेटी ने इनके लिए कहा कि इन्होंने कुछ किया है, इन पर महाभियोग चलाओ,
तो सदन में मतदान हुआ, सदन में मतदान हुआ तो पारित ही नहीं हुआ, तो हटे नहीं। फिर ये मामला आया था दूसरा, पीडी दीनाकरण, पीडी दीनाकरण, पीडी दीनाकरण, ये 2011 का मामला है और ये कर्नाटक हाईकोर्ट के जज थे, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज थे ये, यहां के ये जज थे। इन पर जो प्रस्ताव पेश किया था राज्यसभा में, इनके साथ क्या हुआ, राज्यसभा ने प्रस्ताव पेश किया, इनके लिए किसने पेश किया, लोकसभा ने। यहां कौन किया, राज्यसभा ने, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि दोनों सदनों में से कोई भी सदन प्रस्ताव पेश कर सकता है। जांच कमेटी आई, जांच कमेटी ने यह कहा कि इन पर महाभियोग चलाया जाए, तो फिर राज्यसभा में मतदान हुआ, लेकिन इन्होंने मतदान से पहले ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन राज्यसभा में मतदान से पहले ही इस्तीफा दे दिया। समझ में आई बात सारी? इसको ढंग से एक बार पढ़ो आप, ढंग से देखो एक बार आप। चले, आइए। तीसरे न्यायाधीश थे सौमित्र सेन, सौमित्र सेन, ये भी 2011 का मामला है। ये कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। इन पर भी जो प्रस्ताव पेश किया था महाभियोग का, वो राज्यसभा ने किया था, राज्यसभा ने प्रस्ताव पेश किया था इन पर भी। तो यहां क्या हुआ, जांच कमेटी आई, राज्यसभा में मतदान हुआ, पारित हो गया, ठीक है ना। फिर राज्यसभा में पारित हो गया तो कहां जाएगा, लोकसभा में। लेकिन लोकसभा में मतदान से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन लोकसभा में मतदान से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये इनके साथ हुआ, मतलब ये खुद ही हट गए थे। महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और कुछ नहीं। क्लियर? बीच में दीपक मिश्रा जी आए थे, लेकिन वो तो ज्यादा कोई चला ही नहीं था, समिति वगैरह गठित नहीं की गई थी। अब जो ये चौथे आए हैं, इनका नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा। इनके लिए आप क्या लिखोगे, 2026 किसके जज है ये जब मामला था उसकी बात करनी है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे ये, क्योंकि यहीं पर बर्निंग केस का मामला आया था, बाद में इनका ट्रांसफर हो गया था इलाहाबाद में, वो अलग बात है। इन पर प्रस्ताव किसने पेश किया, लोकसभा ने, ठीक है। अब इनके बारे में क्या लिखेंगे, लेकिन जांच कमेटी का सामना करने से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। शायद मेरी बात अब आप समझ गए होंगे। तो अब तक भारत में
किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। ध्यान रखना ये बात। ये है सारी कहानी। तो समझ गए भावना? समझ गए ना? ये 2026 का मामला है। अब तक 4, बीच में दीपक मिश्रा जी आए थे, लेकिन राज्यसभा ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। मतलब राज्य कोई पेश ही नहीं, प्रस्ताव आया था लेकिन राज्यसभा ने लेने से ही मना कर दिया। तो वो तो ना कोई जांच कमेटी आई, ना कुछ और आया, तो वो तो चला ही नहीं, वो तो बातों बातों में था ये। लेकिन इनके बारे में है ये। तो जांच कमेटी का सामना करने से, अब ये जो जांच कमेटी है इसके अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि लेटेस्ट है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। आपको इसके अध्यक्ष है जस्टिस अरविंद कुमार। 3 सदस्य होते हैं जांच कमेटी में, ध्यान रखना। 2 के नाम जानने की जरूरत नहीं है आपको। समझ गए? ये है। तो ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। अब आपके एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना? 2012 का जब आप देखोगे एसएससी का पेपर, क्योंकि ये मामले जब चर्चा में रहे थे 2011 में, 2011 या 2012 के एसएससी के पेपर में आपको मिल जाएगा ये। उसमें मिल जाएगा कि वह कौन से न्यायाधीश थे ध्यान से, वह कौन से न्यायाधीश थे जिन पर लोकसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया था। अब देखो, जब 2012 में ये क्वेश्चन आया था उस समय तो ये 2 ही थे। ये 2012 तक ये 3 थे। ये 3 में से देखो, वी रामास्वामी पर लोकसभा ने पेश किया, पीडी दिनाकरण और ये जो सौमित्र सेन है इन पर तो राज्यसभा ने पेश किया था। लोकसभा थी नहीं, लोकसभा ने किया ही नहीं था। तब लोकसभा पर फिर वी रामास्वामी ने किया था, तब ये आया था, तब वी रामास्वामी ऑप्शन में आया था। अब लोकसभा ने जो पेश किया, ऐसे 2 हो गए हैं। पहले कौन से हैं? वी रामास्वामी। दूसरे कौन से हैं? ये जस्टिस यशवंत वर्मा। ठीक है ना? मैं यहां पर लिख देता हूं यदि आपको कोई चीजें क्लियर नहीं हो रही हो। दूसरे न्यायाधीश जिन पर लोकसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। महाभियोग प्रस्ताव पेश किया, दूसरे न्यायाधीश हैं। पहले कौन से हैं? पहले हैं वी रामास्वामी। कब किया था? 1993 में। दूसरे कौन से हैं? यशवंत वर्मा। कब किया था? 2026। समझ में आ गई बात सारी? तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो 3 न्यूज, पंचभद्रा, जयपुर मेट्रो और जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में आपके एग्जाम में जो चीजें बन सकती है, जो बनी हुई है, उसके बारे में मैंने आपको परिचय करवाया है। तो आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।